How do metal reacts with solution of other metal salts? Activity 3.12. Take a clean wire of copper and an iron nail. Put the copper wire in a solution of iron sulfate and the iron nail in a solution of copper sulfate taken in test tubes. Record your observations after 20 minutes. In which test tube did you find that a reaction has occurred? On what basis can you say that a reaction has actually taken place? Can you correlate your observation for the activities 3.9, 3.10 and 3.11? Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Name the type of reaction. धा धातु अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन के एक कील लीजिए। कॉपर कॉपर के तार को परख नली में रखें। आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनी में रखें। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद प्रशिक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परख नली में कोई अभिक्रिया हुई है उसका पता चलता है। किस आधार पर कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आप अपने प्रशिक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 3.10 तथा 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? Reactive metals can displace less receive metals from their compounds in solution or molten form. We have seen in the previous section that all metals are not equally received. We checked the reactivity of various metals with oxygen, water and acids, but all metals do not react with this reagents, so we were not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction study in chapter first give better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. Metal A plus salt solution of B into salt solution of A plus metal B. Which metal, copper of iron, is more reactive according to your observation in activity 3.12? अभिक्रिया धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है।
हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिक्रियाओं के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम नहीं रख सके। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B के उसके विलयन से स्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातु A प्लस B का लवण विलयन प्लस धातु B हमको देता है। क्रियाकलाप 3.12 में आपके प्रशिक्षण के आधार पर कॉपर तथा आयरन में कौन कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। 3.2.5 The reactivity series. The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities after performing displacement experiments. Activity 1.9 and 3.12. The following series, the table 3.2 known as the reactivity or activity series has been developed. Table 3.2 Activity series relative reactivities of metal. तो अब ये जो टेबल हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह वह टेबल है जिसमें सबसे टॉप पर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कम रिएक्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं। देन सबसे कम जो रिएक्ट करते हैं वो हैं। तो के पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम उसके बाद रिएक्टिव है। कैल्शियम नेगेटिव, मैग्नीशियम नेगेटिव, एल्युमिनियम रिएक्टिव, जिंक फिर कम मीडियम उसमें आ जाता है कि हाँ रिएक्टिव हो रहा है। फिर आयरन, लीड, उसके बाद जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं वो हैं मरकरी और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड। अब सक्रिय श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 निम्नलिखित श्रेणी सारणी 3.2 को विकसित किया गया है, जिसकी सक्रियता श्रेणी कहते हैं। Then 3.3 How do metals and non-metals react? In the above activities, you show the reaction of metals with a number of reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electric configuration of element in class 9. We learned that noble gases which have a completely filled valency shell show little chemical activities. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a complete filled valency shell
Let us have a look at electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. We can see from table 3.3 that a sodium atom has one electron in its outermost shell. If it is loses the electrons from n shell, then its l shell now becomes the outermost shell and that has a stable okay. The nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electrons has becomes 10. So there is a net positive charge giving us a sodium cation and plus. On the on the other hand, chlorine has 7 electrons in its outermost shell